सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट HCl एंड DCl मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग इज। ओके, सो हमें बताना है बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन कौन सी होगी। सो देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा है। देखो, हमसे पूछा है जीरो पॉइंट एनर्जी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, HCl और DCl मॉलिक्यूल की कंपेयर की है। फिर इसके बाद फोर्स कांस्टेंट के, एंड द लास्ट वन इज रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो हम सब एक एक करके देखेंगे। सो देखो, अगर हम एनर्जी की बात करें, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर हम अपने एनर्जी की बात करें, सो हमारा एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज V प्लस 1/2 H न्यू। ठीक है, अब ये क्या है? V इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। इट कैन बी 0, 1, 2, 3 etc. वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यूज कैसे कैसे होंगी? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसके बाद ये है हमारे पास H, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड दिस इज क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये हमारे पास है क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। सो ठीक है, सो ये हो गया हमारा SHO में एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी का फॉर्मूला जो है ये है हमारा। सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं कि जीरो पॉइंट एनर्जी कंपेयर करने के लिए। सो ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी। अब जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है? जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी जो है जीरो नहीं होती हर किसी केस में। ठीक है, जैसे रोटेशनल की अगर हम बात करें, ठीक है, सो रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है B J+1, इस टाइप से। सो ये जो J है, अगर ये जीरो हो जाता है तो फिर ये एनर्जी जो है जीरो हो जाती है। ठीक है, जब J जीरो हो जाता है। अब इस केस में क्या होगा? अब जीरो पॉइंट एनर्जी कौन सी होती है? बेसिकली एनर्जी ऑफ लोवेस्ट स्टेट। जैसे अगर हम 1D बॉक्स में बात करें, 2D बॉक्स में, सो वहां पर जो एनर्जी होती है वहां हम जीरो रखते ही नहीं है एन को। जैसे हमारे पास E=2 में n² H² अपोन में 8ml² ये होता है। सो हम यहाँ पे जो एन को जीरो लेते ही नहीं है, ज्यूम ही नहीं करते। एन 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम वाइब्रेशनल की बात करें, वाइब्रेशनल एनर्जी में क्या होता है? बेसिकली यहाँ हम वी को जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखो, वी को या कोई भी क्वांटम नंबर है, आप उसको क्या कंसिडर कर रहे हो? लोवेस्ट। ठीक है, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी बेसिकली वो होगी जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तो जीरो पॉइंट एनर्जी जीरो नहीं होती ऑलवेज। सो इट इज द एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट स्टेट। कि आप क्वांटम नंबर को, जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है या रोटेशनल क्वांटम नंबर J, आप उसको क्या एज्यूम कर रहे हो? जीरो एज्यूम कर रहे हो। जैसे 1D बॉक्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वहां पर एन को जीरो कंसिडर नहीं करते, एन को 1 से ही स्टार्ट करते हैं। सो जब एन 1 होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकल के आएगी वो उसकी जीरो पॉइंट एनर्जी होगी। सो जीरो पॉइंट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ इट इज द एनर्जी ऑफ लोवेस्ट स्टेट। ठीक है, जो लोवेस्ट स्टेट की एनर्जी होगी उसी को हम कहेंगे जीरो पॉइंट एनर्जी। सो ठीक है, ये हो गई हमारे पास जीरो पॉइंट एनर्जी। अब हमें यही कंपेयर करनी है। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमने जीरो कंसिडर किया है वी को। ठीक है, वाइब्रेशन को, क्वांटम नंबर को हम जीरो कंसिडर करते हैं। तो फिर जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि जब वी जीरो होगा, सो अगर वी जीरो हो जाए, सो हमारा जो फॉर्मूला है कुछ इस टाइप से बन जाएगा, 0+12 H न्यू। सो इसको हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, हाफ H न्यू। अब हमें HCl और DCl मॉलिक्यूल की कंपेयर करनी है। अब देखो, ये तो है कांस्टेंट,
ठीक है, ये h/2 तो हो गया कांस्टेंट। अब इससे पता चलेगा हमें अब ये क्या है। अब ये क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है, सो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, 1/2 पाई रूट k/म्यू। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी, नॉट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में बेसिकली हम सी से जो है डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। अगर मैं इस टाइप से कुछ लिख दूं तो ये हमारे पास बन गई अभी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सो न्यू इक्वल्स टू में 1/2 पाई c रूट k/म्यू। सो ये हो गई हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं सिर्फ इसी वाले फॉर्मूले की बात करूं, ये है हमारे पास क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है और ये क्लासिकल है। क्लासिकल फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो अभी हम जो है किसी फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है स्पीड आई है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट आई है, और कुछ भी एक्स्ट्रा आप देख रहे हो नहीं है हमारे पास टर्म, तो हम क्लासिकल फ्रीक्वेंसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। सो अगर यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, सो देखो ये भी क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, ऑल्थो ये दोनों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन अब इसको हम नहीं बता सकते कि किसके लिए अभी ये कम है किसके लिए ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट को भी रिड्यूस्ड मास के बेसिस पे बता सकते हैं। रिड्यूस्ड मास हमें पता है, ठीक है, हम रिड्यूस्ड मास को निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम के का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम के की वैल्यूज जो है लेकर आ जाएं, किसकी कम आ रही है और किसकी ज्यादा। सो हम रिड्यूस्ड मास के बेसिस पे के को बता सकते हैं कि किसका फोर्स कांस्टेंट जो है ज्यादा होगा, डीसीएल का या फिर एसीएल का, और किसका कम रहा होगा। सो अगर हम बात करें भाई अपनी जीरो पॉइंट एनर्जी की, ठीक है, सो देखो जीरो पॉइंट एनर्जी में हम क्या देख रहे हैं, जो ई है आपका वाइब्रेशनल एनर्जी या जीरो पॉइंट एनर्जी, अब इसको हम कैसे और बोल सकते हैं, ये जीरो पॉइंट एनर्जी होगी ना। सो ये जो है किस पे डिपेंड कर रही है, ये डायरेक्टली इस क्लासिकल फ्रीक्वेंसी पे और सिंपल फ्रीक्वेंसी पे भी हम कह सकते हैं। सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, राइट। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब हम देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है। सो देखो अगर हम यहाँ से देखें, जैसे ये म्यू है आपका रिड्यूस्ड मास, सो म्यू का फॉर्मूला रहता है m1 m2 अपॉन में m1 + m2। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है म्यू का, ये हो जाता है फॉर्मूला म्यू का। सो आप देख सकते हो, अगर हम HCl की बात करें पहले, ठीक है, अगर हम फर्स्ट HCl की बात करें, सो HCl के लिए जो म्यू होगा वो क्या होगा, देखो अगर हम M1 को MH कंसिडर कर लें कुछ इस टाइप से, MH MCl अपॉन में MH + MCl, इस टाइप से। अब इसका आपको पता है मास कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का, और Cl का होता है 35.5। इसी टाइप से 1 + 35.5। और अगर हम यहाँ म्यू DCl की बात करें, सो इस केस में ड्यूट्रियम का 2 मास, ठीक है, Cl का 35.5, 2 + 35.5, इस टाइप से कुछ हो जाएगा। सो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, सो जो DCl का रिड्यूस्ड मास आएगा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ न्यूमरेटर में एग्जैक्टली जो है डबल हो रहा है 35.5 का, और यहाँ देखो जस्ट 1 × 35.5। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में जो है आपका 2+, इससे इतना जो है मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आपका पूरा डबल हो रहा है, एग्जैक्टली 70 आएगा ये कुछ, डिवाइड बाय करके फिर आप कर सकते हो 37.5। ठीक है, सो इसको जब सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे, सो यहाँ से जो रिड्यूस्ड मास होगा DCl का वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू HCl। ठीक है, सो ये हमने देख लिया कि जो म्यू है DCl का वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू HCl। ठीक है, सो ये हमारा एक रिजल्ट निकल के आया। अब देखो, अब आते हैं फिर वापस हम अपनी इस फ्रीक्वेंसी पे। सो म्यू और फ्रीक्वेंसी जो हमारा है न्यू, इसमें क्या रिलेशन है, देखो ये जो न्यू है
इस टाइप से है कुछ, ये रिलेशन आ रहा है इसमें। और सिंपल हम कहें कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस रिड्यूस्ड मास के। ठीक है, अगर ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स कि न्यू किसका ज्यादा होगा, एचसीएल का या फिर डीसीएल का। देखो म्यू हमें पता चल गया कि डीसीएल का ज्यादा है। अगर म्यू डीसीएल का ज्यादा है तो उसका न्यू कम रहा होगा एज कम्पेयर टू एचसीएल। सो इट मीन्स कि जो न्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो डीसीएल की कम आएगी एज कम्पेयर टू एचसीएल। ऐसा क्यों? बिकॉज जो रिड्यूस्ड मास है वो ज्यादा है डीसीएल का रिड्यूस्ड मास ज्यादा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम आएगी। ठीक है, सो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी, सो डीसीएल की कम आनी चाहिए एज कम्पेयर टू एचसीएल। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड देखते हैं। अब जीरो पॉइंट एनर्जी पे आओ। अब हमने क्या बात की थी, अभी ये फॉर्मूला लिखा था हमने, ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने भी लिखा था। सो हमें पता है कि जो ई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस न्यू के। सो इट मीन्स अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब देखो आप, जो एचसीएल की जीरो पॉइंट एनर्जी है वो ज्यादा आनी चाहिए। इट मीन्स जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ एचसीएल वुड बी मोर देन डीसीएल। ठीक है, सो ये हो गया आपका जीरो पॉइंट एनर्जी का कंपैरिजन कि एचसीएल की जीरो पॉइंट एनर्जी ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू डीसीएल। सो देखते हैं अपना फर्स्ट। सो डीसीएल हैज अ स्मॉलर जीरो पॉइंट एनर्जी देन एचसीएल। सो डीसीएल की जीरो पॉइंट एनर्जी एग्जैक्टली कम ही है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास, HCl हैज अ स्मॉलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देन DCl। अब देखो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें, दोनों एक ही ऑर्डर में आएंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो या फिर क्लासिकल फ्रीक्वेंसी हो, दोनों ही। सो जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जस्ट वहां पे सी से हम डिवाइड कर रहे थे ना स्पीड ऑफ लाइट से। सो अब देख सकते हो ये सेकंड वाले स्टेप में, दिस इज फर्स्ट स्टेप जो हमें मिला था रिजल्ट, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3। सो स्टेप 2 में आप देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी है वो HCl की ज्यादा है। सो यहाँ लिखा है कि HCl हैज अ स्मॉलर, सो गलत है। HCl हैज अ लार्जर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देन DCl। सो ये स्टेटमेंट हो गई हमारे पास गलत। द फोर्स कांस्टेंट K ऑफ द HCl बॉन्ड इज हाफ दैट ऑफ DCl। अब फोर्स कांस्टेंट बताना है, ये कह रहे हैं जो K है HCl क्या का, वो हाफ है DCl के फोर्स कांस्टेंट से। क्या ऐसा है? सो देखो अगर हम बात करें अपने फोर्स कांस्टेंट की, सो एक बार देखते हैं फोर्स कांस्टेंट कैसे होगा। सो फोर्स कांस्टेंट देखते हैं अभी कैसे होगा। सो देखो अगर हम फोर्स कांस्टेंट की बात करें, ये है हमारा ऑप्शन थर्ड का फोर्स कांस्टेंट। सो अभी हमारे पास न्यू 1/2 पाई रूट के ओवर म्यू इस टाइप से था कुछ। ठीक है, सो अब देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका फोर्स कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। मींस ये भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि न्यू जो है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फोर्स कांस्टेंट की। अब देखो, अब यहाँ से जो न्यू है किसका ज्यादा आया था, न्यू देखो किसका ज्यादा आया था, यहाँ से न्यू आया था इसका ज्यादा, HCl का। ठीक है, HCl का न्यू ज्यादा आया था। अगर HCl का न्यू ज्यादा था, न्यू ऑफ HCl इज मोर देन न्यू ऑफ DCl। ठीक है, सो इट मीन्स कि जो K होगा HCl का वो ज्यादा होगा। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट जो होगा HCl का वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू DCl। अब जरा आओ थर्ड ऑप्शन पे, हमसे ये पूछा था ना कि इस टाइप से होगा या नहीं। सो देखो यहाँ जो फोर्स कांस्टेंट है HCl का, इन्होंने हाफ बता रखा है DCl के, लेकिन हम कह रहे हैं कि DCl से ज्यादा होगा। ठीक है, सो इसके हाफ रहा होगा, सो इससे कम तो नहीं होगा। ठीक है, जो फोर्स कांस्टेंट है DCl का वो ज्यादा होगा। और हम यहाँ से ये भी तो बता सकते हैं ना कि जो K है वो DCl का, वो यहाँ से ये आ रहा है कि ट्वाइस ऑफ K ऑफ HCl।
सो देखो यहाँ से DCl का K ज्यादा आ रहा है फोर्स कांस्टेंट, बट हमारे अकॉर्डिंग जो फोर्स कांस्टेंट है वो HCl का ज्यादा होना चाहिए DCl से। इट मीन्स कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज जो रिड्यूस्ड मास है DCl का वो कम है देन HCl के कंपैरिजन में। सो एक बार फिर से देख लेते हैं रिड्यूस्ड मास वाला। सो अगर हम ऑप्शन 4 की बात करें, जैसे हमने अभी पिछली प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इस टाइप से था कुछ, यही फॉर्मूला से देखा था। देखो यहाँ पर, सो आप देख सकते हो ये हमारा स्टेप 1 में हमने देखा था कि जो रिड्यूस्ड मास था DCl का वो ज्यादा आ रहा था एज कम्पेयर टू HCl। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या था, इसका एग्जैक्टली डबल हो रहा था, ये 2 × 35.5। इट मीन्स कि जो हमारा DCl का म्यू है वो ज्यादा है। सो DCl का रिड्यूस्ड मास ज्यादा है तो ये भी गलत है। ठीक है, लार्जर होना चाहिए। सो यहाँ ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है विच इज कि जो DCl की 0 पॉइंट एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू HCl। इट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।